हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 71 यानी कार्यपत्रक संख्या 71 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा ज्योग्राफी, भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास। ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस चैप्टर को हम ऑलरेडी डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ साथ आप प्ले लिस्ट में जाकर के भी ज्योग्राफी क्लास 10th हिंदी मीडियम में इस चैप्टर को सर्च कर सकते हो। अगर हम चैप्टर को अच्छे से समझेंगे तो शायद हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन है उतना मुश्किल नहीं रहेगा। आज की इस वर्कशीट में हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 71 यानी कार्यपत्रक संख्या 71 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान रहेगा, जिसमें हम भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज की दिनांक रहेगी 29 दिसंबर 2020। तो चलिए हम प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। आज की इस वर्कशीट में 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन सोर्स बेस्ड रहेगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है, संसाधन क्या है और इनके वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। हालांकि ये जो क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया गया है, तो ये आधा चैप्टर आ जाता है अगर वर्गीकरण को हम सारे को डिटेल में डिस्कस करते हैं तो संसाधन क्या है? हर वह वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है या हमारे काम आ सकती है संसाधन होती है। जैसे मिट्टी, पानी, घर, पुस्तकें, मोबाइल। यानी आप जिस रूम में बैठे हो, आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो संसाधन है। यानी कोई भी वस्तु जो हमारे काम की है, हमारी आवश्यकता को पूरा करती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। तो आप अपने आसपास जो कुछ भी दिखाई दे वो सभी संसाधन होते हैं। ओके, अब हमें बताना संसाधनों के वर्गीकरण पर नोट। हालांकि कई तरीके से वर्गीकरण किया जा सकता है, तो हम कुछ वर्गीकरण की बात करेंगे। पहला है कि मुख्य तौर पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, मिट्टी इत्यादि जो प्रकृति की देन है, और मानव निर्मित संसाधन जो मानव के द्वारा निर्मित है, जैसे सड़कें, भवन, आपके हाथ में जो मोबाइल है, आप जिस चेयर के ऊपर बैठे हो या बेड के ऊपर बैठे हो, तो ये सभी मानव निर्मित संसाधन है। उसके बाद एक और आधार भी है संसाधनों के वर्गीकरण का, वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर बात की जाए तो संसाधन फिर 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव संसाधन। जैव संसाधन जो सांस लेते हैं, जो सजीव होते हैं, उनको हम जैव संसाधन बोलते हैं। जैसे पेड़ पौधे, पशु, हम किस में? जैव संसाधन में। अजैव संसाधन होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जो सजीव नहीं होते, जो निर्जीव होते हैं, जो सांस नहीं लेते हैं। जैसे खनिज हैं, भवन है, गाड़ी है, मोबाइल है, ये सभी क्या है? अजैव संसाधन। तो ये किसके आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पर। ऐसे ही नवीकरण के आधार पर संसाधन है, वो 2 प्रकार के होते हैं। वो है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? वो संसाधन जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, सौर ऊर्जा है, ये नवीकरण योग्य संसाधन है। जैसे पेड़ पौधे, उनको काटा लेकिन दोबारा लगाया जा सकता है। सौर ऊर्जा आज हमने प्रयोग की तो कल लाइट डिम नहीं हो जाएगी, उसकी उतनी ही रहेगी। तो ये क्या है? नवीकरणीय योग्य संसाधन है। अनवीकरणीय योग्य संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोलियम, कोयला या खनिज पदार्थ है, एक बार प्रयोग किया खत्म, दोबारा नहीं बना सकते उसको। उससे अगर बनाया जाएगा तो बनने में लाखों साल लगेंगे। ओके, तो ये बात हुई कि संसाधन उत्पत्ति नवीनीकरण के आधार पे। इसके अलावा भी 2 आधार हो सकते हैं, वो है स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पे। लेकिन प्रश्न हमारा काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमने डिस्कस नहीं किए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया कि मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो मृदा निर्माण में जो कारक उत्तरदायी है, सबसे पहला 5 कारक उत्तरदायी है। पहला कारक है मूल चट्टान। मिट्टी का रंग, उसकी बनावट, उपजाऊ क्षमता मूल चट्टान पर निर्भर करती है। यानी कि जिस चट्टान से बनी होगी, अब जैसे जो काली मिट्टी है तो ज्वालामुखी विस्फोट से बनी है, तो जो मूल चट्टान है तो वैसा ही उसका रंग होगा, है ना। तो जैसी चट्टान से वो मिट्टी बनेगी, उस पर उसका रंग, उसकी बनावट, उसकी उपजाऊ क्षमता निर्भर करती है। तो सबसे पहला कारक जो प्रभावित करता है वो है मूल चट्टान। उसके बाद दूसरा है उच्चावच। उच्चावच कैसे प्रभावित करता है? जैसे पर्वतीय इलाके, तो वहाँ पे ढाल अधिक होती है, तो वहाँ क्या होता है? अपरदन अधिक होगा, तो मिट्टी वहाँ पर जो होगी उसकी परत पतली होगी।
जबकि जो मैदानी भाग है, क्योंकि यहाँ पे ढाल कम होता है तो यहाँ पर जमाव अधिक होता है, तो यहाँ पर गहरी मिट्टी पाई जाती है, उसकी गहराई अधिक होती है और उपजाऊ अधिक होती है। तो ये भी उचावच भी प्रभावित करता है मिट्टी के निर्माण को। साथ ही साथ जो पर्वतीय इलाके होते हैं तो वहाँ पे ढाल अधिक होने के कारण कटाव अधिक है, मृदा निर्माण तो तेजी से हो रहा वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जमाव नहीं होता। तीसरा जो कारक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करता है वो है जलवायु। जैसे तापमान, वर्षा आदि प्रमुख जलवायु के प्रकार है जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। यानी जहाँ तापमान अधिक होता है या रात को कम होता है, दिन में अधिक होता है, या मौसम में परिवर्तन अधिक होता है, तो वहाँ पर चट्टानों में टूट फूट अधिक हो गई, मिट्टी का निर्माण तेजी से होगा। ऐसी ही वर्षा है, अधिक वर्षा वाले स्थानों पर मिट्टी का निर्माण है ज़्यादा तेजी से होता है। चौथा जो कारक है वो वनस्पति एवं जीव है। वनस्पति और जो जीव है इनके अंश मिलने से मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि जो मिट्टी में ह्यूमस होता है, जीवांश होता है, वो जीवांश किससे आता है? पेड़ पौधों के पत्तों से या जीवों के मृत शरीर से। तो ये भी मिट्टी के निर्माण में सहायता करते हैं, साथ ही साथ उसको उपजाऊ बनाते हैं। पांचवा कारक है समय। मिट्टी का निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है, 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं। तो इसलिए समय भी एक महत्वपूर्ण कारक है कि मिट्टी का निर्माण है वो किसके साथ होगा? समय के साथ होता है और एक लंबे समय में होता है। तो 5 कारक कौन से? मूल चट्टान पहला कारक है, दूसरा उचावच, तीसरा है जलवायु, चौथा वनस्पति एवं जीव और पांचवा है समय, जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, जो तीसरा प्रश्न दिया गया, उन पर्यावरणीय समस्याओं का वर्णन कीजिए जो संसाधनों के अति उपयोग से सामने आ सकती है। यानी हमें उन पर्यावरणीय समस्याओं का बताना है कि अगर हम संसाधनों को इसी गति से, जैसे अति उपयोग ही करें ना संसाधनों का, अंधाधुंध उपयोग करें, अगर ऐसे ही करते रहे तो क्या समस्याएं आएगी, आ रही है। कौन सी है? पर्यावरण प्रदूषण की समस्या आएगी जो अब भी आई हुई है, जल प्रदूषण है या वायु प्रदूषण है, ऐसी समस्याएं हैं जो और ज़्यादा भयानक हो सकती है अगर हम संसाधनों का ऐसे ही अंधाधुंध प्रयोग करते रहें। दूसरा, असंतुलित विकास की समस्या। अगर अंधाधुंध प्रयोग किया तो कुछ इलाकों में संसाधनों वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर संसाधन सीमित मात्रा में, तो इससे असंतुलित विकास होगा। कुछ देश आगे निकल जाएंगे, कुछ राज्य आगे निकल जाएंगे, कुछ देश और राज्य पीछे रह जाएंगे। तीसरी समस्या ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, जो थोड़ी बहुत महसूस भी हो रही है। विश्व का तापमान बढ़ जाएगा, इसे वैश्विक तापन भी कहेंगे। अगर तापमान बढ़ गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अगर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान और बढ़ जाता है तो बर्फ़ और तेज़ी से पिघलेगी, जो हिमालय या फिर ध्रुवों के ऊपर है। इससे समुद्र का जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाएगा, मौसम में बहुत सारे बदलाव आएंगे, तो ये समस्या भी आएगी। चौथी समस्या संसाधनों की समाप्ति की। कुछ संसाधन हैं जो सीमित मात्रा में वो समाप्त हो जाएंगे, जैसे कोयला है। अगर इसी स्पीड से उपयोग में लाते रहे तो 2040 तक हमारे देश से और 2060 तक पूरे विश्व से गायब हो जाएगा। फिर हम कहा करेंगे कि ये कोयला होता था, हमारे दादाजी ने इसको देखा हुआ भी है। क्योंकि ऐसे ही उपयोग रहा तो ज़रूर ये समाप्त होंगे और बाकी संसाधन जो असमाप्य संसाधन हैं उनको छोड़ के जो समाप्य संसाधन है वो समाप्त होने वाले हैं अगर ऐसे ही प्रयोग करते रहे। पांचवा जो असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा पर्यावरणीय समस्याएं जो आ सकती है अति उपयोग से, वो है मृदा अवनयन। कि जैसे संसाधनों का अति उपयोग है तो उसमें मृदा भी एक संसाधन है। अगर इसको हम उपयोग में ऐसे ही लाते रहें, अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग करते रहे, तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो बेहद कम हो जाएगी और ये बंजर जमीन भी बन सकती है। तो ये समस्या रहेगी। उसके साथ साथ जलवायु में भी बड़े बदलाव आ सकते हैं अगर ऐसे ही संसाधनों का प्रयोग करते थे। तो संसाधनों में कौन सा संसाधन शामिल है? वन भी है। ऐसे ही वनों को काटते रहे, इस संसाधन का अति उपयोग किया तो क्या होगा? जलवायु में बड़े बदलाव आएंगे। गर्मी सर्दी का कुछ पता नहीं रहेगा, कभी बाढ़ आएगी तो कभी सूखा पड़ेगा भयंकर, तो ये भी हो सकता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो संसाधनों का अगर अति उपयोग किया तो हमारे सामने और भयंकर रूप में आ सकती है। हालांकि इनका ट्रेलर अभी से हमें दिखना शुरू हो चुका है। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया कि पर्यावरणीय क्षति से होने वाले नुकसान कभी भी राज्य या राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं रखते। कथन की व्याख्या उदाहरणों सहित कीजिए। तो ये कथन कहा गया कि पर्यावरण क्षति यानी कि पर्यावरण को जब नुकसान पहुंच रहा है तो उससे जो नुकसान होगा, पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है, तो उससे राज्य या फिर जो देश की सीमा है उसका ध्यान नहीं करते। अब ये कथन समझाना हमें एग्जाम्पल देंगे। संसाधनों के अति उपयोग के कारण पर्यावरणीय क्षति होती है, यानी पर्यावरण
प्रदूषण होता है, यही पर्यावरणीय क्षति है। ओके, जिसके गंभीर परिणाम निकलते हैं। संसाधनों के अति उपयोग का ही परिणाम प्रदूषण है। प्रदूषण किसी राज्य या राष्ट्र की सीमाओं का ध्यान नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर पंजाब में पराली जलाई जाती है तो उसके प्रदूषण का असर दिल्ली में भी होता है। अगर दिल्ली में प्रदूषण होता है तो उसके आसपास के राज्य भी प्रभावित होते हैं। ठीक इसी प्रकार बांग्लादेश में होने वाला प्रदूषण भी हमें प्रभावित करेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि जाओ वीज़ा लेकर के आओ, नहीं हमारे देश में एंट्री नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एक देश में अगर पर्यावरण क्षति हो रही है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। जैसे अमेरिका है, उसके कारण वहाँ पर जो केमिकल प्रयोग में लाए जाते हैं, ओजोन होल हो गया, साइंस में आपने पढ़ा होगा। तो क्या ओजोन होल हुआ तो उसका प्रभाव अमेरिका पे पड़ेगा? नहीं, पूरे विश्व पर पड़ेगा। तो ये हम एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकते हैं कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है उसका प्रभाव किसी राज्य राष्ट्र सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि पूरा विश्व है वो प्रभावित होता है। उसके बाद 5वां प्रश्न दिया गया, 5th क्वेश्चन है हमारा इस वर्कशीट का, भू संरक्षण की समस्या को हल करने के लिए उपाय बताइए। वैसे तो ये पूरा क्वेश्चन जो दिया गया है वही गलत है, यहाँ पे भू अवनयन आना था। भू अवनयन की समस्या को हल करने के लिए उपाय बताइए या फिर भू संरक्षण के लिए उपाय बताइए, ऐसे प्रश्न होना चाहिए था। चलिए जैसे भी दिया हम इसको डिस्कस करते हैं कि भू संरक्षण के लिए कुछ उपाय हम बता रहे हैं कि कैसे जो ज़मीन है, हमारे देश में भी बड़े पैमाने पर ज़मीन है वो बंजर हो चुकी है, बेकार हो चुकी है। तो उसके अवनयन को रोकने के लिए, निम्नीकरण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी गुणवत्ता वैसी रहे। तो पहला, अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने चाहिए। इससे अपरदन, मिट्टी कटाव है वो कम होगा और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। दूसरा, चराई पर नियंत्रण। अब चराई से क्या होता है, जब पशु चरते हैं तो अपने खुरों से ज़मीन को मुलायम कर देते हैं, ऊपर की जो भाग है। अब मुलायम जो मिट्टी है वो पानी के साथ बहनी या फिर हवा के साथ उड़ना आसान होता है, तो इससे क्या होता है, मिट्टी का अपरदन हो रहा है। तो चराई है वो नियंत्रित होनी चाहिए कि अति चराई नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही खनन का प्रबंधन, की खनन से भी भूमि है वो खराब होती है। तो खनन होना तो आवश्यक है देश के विकास के लिए, लेकिन इसका भी प्रबंधन होना चाहिए कि जहाँ पर खनन किया जाए तो कैसे किया जाए कि आसपास की ज़मीनें वो खराब ना हो। ओके, रासायनिक खादों का प्रयोग कम किया जाए, इससे भी ज़मीनें वो खराब हो रही है। विशेष तौर पे हम पंजाब की बात करेंगे तो इसका प्रयोग है वो कम किया जाना चाहिए। 5वां, बांधों का निर्माण किया जाए तो इससे बाढ़ की समस्या वो कम होगी, क्योंकि बाढ़ के कारण भी मिट्टी का कटाव होता है और जहाँ पर ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो मिट्टी बंजर की तरह रह जाती है। वैज्ञानिक कृषि के ऊपर जोर दिया जाना चाहिए। जैसे सीढ़ीदार खेती कर सकते हैं, कहाँ, पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ पर मिट्टी कटाव है उसको हम रोक पाएंगे। ऐसे ही हम जो मेड़ बना सकते हैं खेतों के चारों तरफ, इससे भी जो राजस्थान जैसे इलाके, शुष्क इलाके हैं, तो वहाँ पर मिट्टी का अपरदन कम होगा। फसल चक्र को अपना सकते हैं, फसलों को बदल बदल कर अगर बोते हैं तो उससे भी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता वो बनी रहती है। तो इससे भी जो भू संरक्षण में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ अच्छी सिंचाई पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। जो ओवर इरिगेशन की बात करते हैं उससे भी कई बार जो जल क्रांतता जैसी समस्या वो पैदा हो जाती है और ज़मीन खराब हो जाती है। तो ये कुछ उपाय है जिनके द्वारा हम भू संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट दिया गया है, स्रोत आधारित एक प्रश्न दिया गया है, यानी कि स्रोत आधारित जो सेगमेंट है उसमें 4 प्रश्न दिए गए, एक हमें अनुच्छेद दिया गया उस पर आधारित। उसमें पहला प्रश्न है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? तो संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए, यानी सोच समझकर उपयोग के लिए, संतुलित विकास के लिए तथा संरक्षण के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। ओके, यानी विवेकपूर्ण प्रयोग कर पाएँ, इसका संतुलित विकास हो पाए, संसाधनों का संरक्षण हो पाए, इसके लिए जरूरी है संसाधन नियोजन करना। संसाधन नियोजन क्या होता है? प्लानिंग, संसाधनों की प्लानिंग करना, यानी कि प्लानिंग के साथ इनका प्रयोग करना। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया भी, लद्दाख की विशेषताओं को वर्णन कीजिए। जो अनुच्छेद में लिखा गया उस पर आधारित हमें ये वर्णन करना है। तो लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। यह प्रदेश जो सांस्कृतिक विरासत में काफ़ी धनी है, बौद्ध धर्म की संस्कृति है, तो यहाँ की संस्कृति काफ़ी कलरफुल है। तीसरा, यहाँ खनिजों तथा जल की कमी है। तो ये 3 विशेषताएं हैं। लद्दाख का जो लेह डिस्ट्रिक्ट है वो भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, राजस्थान से भी कम वर्षा होती है वहाँ पर। ये विशेषता है लद्दाख की। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया, भारत के किन प्रदेशों में खनिजों एवं कोयले के प्रचुर भंडार उपलब्ध है? तो भारत के
झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रदेशों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार उपलब्ध है। 3 जो प्रमुख कोयला की खानें हैं वो झरिया, बोकारो, रानीगंज जो झारखंड और वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद डी जो हमारा दिया गया, डी क्वेश्चन दिया गया कि भारत के किस प्रदेश में जल संसाधनों का व्यापक अभाव है। तो ये सभी को पता है कि राजस्थान में जल संसाधनों का व्यापक अभाव है। इसका बड़ा कारण है वर्षा की कमी। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।